आज बच्चे बच्चे की जबान पर ये सवाल है कि क्या वाकई ही ईरानी हुकूमत पर मोसाद छा चुकी है? क्या ईरानी इंटेलिजेंस और फौज के अहम ओहदों पर बैठे कुछ लोग यहूदी एजेंसी के एजेंट्स बन चुके हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि 3 साल बाद ईरानी वजीर की पेशगोई हरफ बहरफ सच साबित हो रही है। इसराइल ने चंद माह के अरसे में ईरान के अंदर 2 हाई प्रोफाइल शख्सियत की कामयाबी से टारगेट किलिंग कर दी है। हाई प्रोफाइल शख्सियत ईरान के सदर इब्राहिम रईसी थे, जो मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। ये हादसा बड़े मशकूक हालात में हुआ था, यानी वो जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वो अपनी हिफाजत करने वाले बाकी हेलीकॉप्टर से अलग हुआ और फिर क्रैश कर गया, जिससे ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई में शायद इसराइली एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। अभी इस हादसे की गर्द नहीं बैठी थी कि फलस्तीन के साबिक वजीर आजम और हमास लीडर इस्माइल हनिया, जो ईरान के दौरे पर थे, वो यहूदी एजेंट्स का निशाना बन गए। इन्हें तेहरान में मोसाद एजेंट्स ने ईरानी इनकलाबी गार्ड्स की कड़ी हिफाजत में भी निशाना बनाकर शहीद कर दिया। लेकिन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इंकशाफ करके सबसे बड़ा धमाका कर दिया है कि मोसाद के एजेंट्स ने ये बम 2 माह पहले ही इस गेस्ट हाउस में नस्ब कर दिया था जहां इस्माइल हनिया ठहरने वाले थे। यानी इन एजेंट्स को 2 माह पहले से पता चल चुका था कि इस्माइल हनिया तेहरान में आएंगे और फिर इस खास गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्माइल हनिया की आमद के शेड्यूल और उनके रिहाइशगाह के मकाम को खुफिया रखा गया था, लेकिन फिर भी मोसाद के एजेंट्स ये सब कुछ जान चुके थे। और फिर दूसरी खौफनाक बात ये हुई कि उन्होंने इसमें बड़ी आसानी से एक बम भी स्मगल कर दिया। हालांकि ये गेस्ट हाउस ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के कंट्रोल में था और इसकी दिन रात बड़ी कड़ी निगरानी और सख्त हिफाजत की जाती थी, लेकिन फिर भी एक बम वहां स्मगल होकर आ गया। जाहिर है ये काम किसी खुफिया मदद के बगैर तो नहीं किया जा सकता, यानी कि ईरानी रजीम के अंदर कोई एक या बहुत सी बड़ी ताकतवर शख्सियत ऐसी हैं जो किसी लालच या ब्लैकमेलिंग के नतीजे में मोसाद के शिकंजे में आ चुकी हैं। ये बातें तो अब अमेरिकी मीडिया में भी होने लगी हैं कि ईरान की अहम शख्सियत इसराइली मोसाद या अमेरिकी CIA के शिकंजे में है। नाज़रीन, 2013 में एक अमेरिकी टीवी सीरीज होमलैंड के एक सीजन में भी दिखाया गया था कि अमेरिकी CIA ईरानी हुकूमत में एक ताकतवर ओहदे पर अपने एजेंट को तैनात कर देती है। ऐसी टीवी सीरीज को अमूमन अमेरिकी प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता है। किसी के वहमो गुमान में ये बात नहीं आ सकती थी कि बाज़ औक़ात ऐसे सीजन्स नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ बयान कर रहे होते हैं। इसराइली एजेंट्स की ईरान में हाई प्रोफाइल टारगेट इस्माइल हनिया को शहीद करने की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि ईरान में इसराइली एजेंट्स न सिर्फ ये कि बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बल्कि उनके पास जदीद ड्रोन्स और मिसाइल भी हैं जिन्हें वो बड़ी बेफिक्री से ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब जाहिर है ईरानी हुकूमत के अंदर छुपी हुई काली भेड़ों की मदद के बगैर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के हुकूमती निजाम में इसराइल की घुसपैठ किस हद तक है, ईरान के अंदर और बाहर कितने लोग ईरानी इंटेलिजेंस और इसराइली मोसाद की लड़ाई की भेंट चढ़ चुके हैं, ईरानी इंटेलिजेंस इसराइली मोसाद को काउंटर करने में किस हद तक कामयाब रही है। लेकिन इन सवालात के जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ईरान के पास इसराइल को इसके बुज़दिलाना हमलों का मजा चिखाने के लिए क्या जंगी सलाहियतें हैं, तो इस पर हमारी वीडियो जरूर देखिए। इनमें हमने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके तफसील से बताया है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल पावर कितनी है। इसके अलावा इसराइल और ईरानी फौजी ताकत का मवाजना भी इन वीडियोस में बताया गया है। अब हम अपने असली मौजू पर वापस आते हैं कि इसराइल ने ईरानी हुकूमत और इसके सिक्योरिटी इदारों में किस हद तक घुसपैठ कर ली है। तो पहले आपको ये बता दें कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के किस हद तक दुश्मन हैं और इसराइल ईरान में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी समझता है। नाज़रीन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। ईरान वो मुल्क है जिसने इसराइली रियासत की खुलकर मुखालफत की है। 80 की दहाई में जब अरब ममालिक इसराइल से दोस्ती की तरफ माइल हो चुके थे, तो ये ईरान ही था जिसने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का
हर मौके पर साथ दिया था। ईरान ने ही लबनान में हिजबुल्लाह बनवाई, जिसने जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जा खत्म करवाया। फलस्तीन में हमास और यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले करने वाले हौजियों की माली और फौजी मदद भी ईरान ही करता रहा है। ईरानी हुकूमत एलानिया कहती है कि इसके पास एटम बम आ गया तो वो इसे इसराइल पर फेंक देंगे। डियर व्यूअर्स, आप में से कितने लोग जानते हैं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक घड़ी भी नस्ब है जिसमें इसराइल के खात्मे का काउंटडाउन चल रहा है। इस घड़ी का इफ्तिताह 2017 में किया गया था। इस पर इसराइल की तबाही के लिए 8,411 दिन का वक्त तय किया गया था। इस घड़ी पर हर रोज एक दिन कम हो रहा है। इस काउंटडाउन के मुताबिक 2040 में यहूदी रियासत अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। इसलिए इसराइल भी ईरानी हुकूमत का बदतरीन दुश्मन बन चुका है। खास तौर पर ईरान के एटमी प्रोग्राम को तो वो अपने लिए शदीद खतरा समझता है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए उसने अमेरिका की मदद से ईरान पर हजारों पाबंदियां लगवा रखी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर डील 2015 में हुई थी, इसे भी इसराइल ने अमेरिकी सदर ट्रंप के जरिए खत्म करवा दिया था। इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमले की धमकियां भी आए दिन देता रहता है, लेकिन ईरानी एटमी तंसीबात इंतहाई महफूज अंडरग्राउंड इमारतों में बनाई गई हैं। इन बातों से नाज़रीन आप समझ गए होंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बदतरीन दुश्मनी है। इसलिए इसराइल ये ज़रूरी समझता है कि वो ईरानी हुकूमत में घुसपैठ करे और वहाँ से ईरानी एटमी प्रोग्राम और उसकी फौजी सलाहियतों और एंटी इसराइल मलेशियाज जो ईरान के साथ हैं उन्हें भी भरपूर तरीके से निशाना बनाए। इसलिए इसराइल की बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को ये टास्क दे दिया गया है कि वो ईरान के हुकूमती निज़ाम में अपनी जगह बनाए। 24 साल पहले मोसाद ने ईरान में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब इसराइल को जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से बदतरीन शिकस्त खाना पड़ी थी। यहूदी फौज जनूबी लबनान का 10 किलोमीटर का इलाका, जिसे वो अपनी सिक्योरिटी जोन कहती थी, वो खाली करने पर मजबूर हो गई थी। ये सब कुछ ईरान की मदद से हुआ था। इसलिए मोसाद ने ईरान में अपने एजेंट्स दाखिल करना शुरू कर दिए। नाज़रीन, इंटेलिजेंस की दुनिया में दो टर्म्स बड़ी मशहूर हैं। एक है ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरी है सिग्नल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इंसानों के जरिए की जाती है, यानी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी पैसे देकर या ब्लैकमेलिंग या किसी भी और तरीके से अपने दुश्मन मुल्क में लोगों को फांसती है। इन लोगों को फॉरेन अकाउंट्स में डॉलर पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बदले में ये लोग इस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुखबर बनकर सारी जिंदगी इसके लिए काम करते हैं। इन लोगों को मुखबर बनाने में एजेंसी का ये फायदा होता है कि इसके अपने लोग कभी सामने नहीं आते। कोई मुखबर पकड़ा भी जाए तो इस एजेंसी पर या इसे कंट्रोल करने वाले मुल्क पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता। यहूदी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने भी इन्हीं हथकंडों से ईरान भर में अपने एजेंट्स का नेटवर्क कायम करना शुरू कर दिया। इसने ईरानी इंटेलिजेंस और फौज में भी अपने लोग दाखिल करना शुरू कर दिए। इस वक्त ईरानी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों में मोसाद के कितने एजेंट्स हैं और वो कौन हैं, ये तो जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी कभी नहीं बताएगी, लेकिन ऐसे इशारे मिल चुके हैं जिनसे जाहिर होता है कि ईरानी हुकूमत में मोसाद का असर रसूख किसी गैर मामूली लेवल को छू रहा है। इसलिए अली यूनुसी का एक बयान बहुत अहम है। नाज़रीन, अली यूनुसी 2000 से 2005 तक ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने 2021 में एक मीडिया इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू मोसाद की घुसपैठ को समझने के लिए बहुत अहम है। गौर से सुनिए कि उन्होंने कहा कि ईरान में मोसाद का असर रसूख इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अब ईरान के हर हुकूमती ओहदेदार की जिंदगी खतरे में है। उन्होंने मजीद कहा कि अब बड़े ओहदेदारों पर कातलाना हमले जरूर होंगे। नाज़रीन, अली यूनुसी ने चंद बरस पहले जिस खतरे की निशानदही की थी वो अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। इस बयान के चंद साल बाद जिस तरह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को निशाना बनाया गया और फिर इस्माइल हनिया की शहादत हुई, इससे आप इस असर रसूख का अंदाजा खुद लगा सकते हैं।
ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा इसराइल ने ईरान में सिग्नल इंटेलिजेंस भी शुरू कर दी थी। सिग्नल इंटेलिजेंस जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इंटरनेट और मीडिया से मुंसलिक इंटेलिजेंस का नाम है। इसराइली हैकर्स ने तल अवीव में बैठकर ईरान के कंप्यूटर नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में घुसना शुरू कर दिया। ईरान के सिक्योरिटी से मुंसलिक तमाम कंप्यूटर नेटवर्क्स की कड़ी निगरानी होने लगी। यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए इसराइली एजेंसी मोसाद ने ईरान के हुकूमती निज़ाम में इतनी घुसपैठ कर ली कि अब ईरानी इंटेलिजेंस के लिए उससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल तो अब हो ही चुका है। इसराइल ने ईरानी निज़ाम हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों में नक्ल लगाने के बाद सबसे पहले जिन लोगों को टारगेट किया वो ईरानी हुक्मरान नहीं बल्कि एटमी साइंसदान थे। एटमी साइंसदानों पर हमलों का आगाज बाकायदा तौर पर 2010 से हुआ था। ईरान के एक एटमी साइंसदान मसूद अली मोहम्मदी, जो कि तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, उन्हें एक बम हमले में शहीद कर दिया गया। उन्हें शहीद करने के लिए इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद को कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त तक ईरान में किसी साइंसदान को निशाना नहीं बनाया गया था। इसराइल के एजेंट्स ने उन्हें शहीद करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल बम उनकी मोटरसाइकिल में नस्ब कर दिया था। मसूद अली की शहादत से ईरानी इंटेलिजेंस चौंक गई और उसने अपनी सर्वेलेंस भी बढ़ा दी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि हाई प्रोफाइल एटमी साइंसदानों की सिक्योरिटी के लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की गई। इसका नतीजा ये निकला कि 2010 में ही मोसाद को दीगर एटमी साइंसदानों को निशाना बनाने का मौका मिल गया। नवंबर 2010 में मोसाद के मोटरसाइकिल सवार एजेंट्स ने दोनों साइंसदानों को चलती कारों में निशाना बनाया। ये दोनों साइंसदान तेहरान की शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसी रोज शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर फरीदून अब्बासी पर भी हमला किया गया। लेकिन फरीदून अब्बासी खुशकिस्मत थे कि वो धमाके में शदीद जख्मी तो हुए, ताहम उनकी जान बच गई। इस कातलाना हमले के बाद वो ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी रहे और ईरानी पार्लियामेंट के रुकन भी बने। मोसाद के एजेंट्स इस कार्रवाई के बाद तकरीबन 1 साल तक अंडरग्राउंड रहे। इस दौरान ईरानी इंटेलिजेंस उन्हें तलाश करती रही, लेकिन ईरानी साइंसदानों के ये कातिल कभी इसकी गिरफ्त में नहीं आ सके। 1 साल के बाद जनवरी 2012 में मोसाद फिर मंजर आम पर आ गई। इस बार उनके निशाने पर एटमी साइंसदान मुस्तफ़ा अहमदी रोशन थे। वो केमिकल इंजीनियर थे और उन्हें ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर प्लांट नेतंज में यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी के एक हिस्से का सरबराह मुकर्रर किया गया था। मोसाद के एजेंट्स ने उन्हें कत्ल करने के लिए उनकी कार में बम लगाया। इस धमाके में वो शहीद हो गए। इसके बाद एक बार फिर मोसाद की तरफ से खामोशी छा गई। कई बरस बाद ईरान के सबसे अहम साइंसदान डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का वाकया पेश आया। मोहसिन फखरीजादा बहुत ही हाई प्रोफाइल टारगेट थे। वो ईरान के सबसे बड़े एटमी साइंसदान थे। नवंबर 2020 में जब ईरान के ये अहम तरीन एटमी साइंसदान छुट्टियां मनाने जा रहे थे तो उन्हें बड़े ही टेक्निकल तरीके से शहीद कर दिया गया। मोसाद के एजेंट्स ने उनके रास्ते में एक वैन खड़ी कर दी। इस वैन में रिमोट कंट्रोल्ड गन्स लगाई गई थी। फिर इन गन से फायरिंग करके मोहसिन फखरीजादा को बड़ी आसानी से शहीद कर दिया गया। इसके बाद इसराइली मोसाद की कार्रवाइयों का दायरा कार ईरान में फैलता ही चला गया। अब इसने एटमी साइंसदानों के साथ साथ ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स ईरानी इनकलाबी गार्ड्स को भी निशाने पर रख लिया है। 2022 में इनकलाबी गार्ड्स की सबसे ताकतवर फोर्स अल कुद्स फोर्स, जो कि ईरान से बाहर दूसरे मुल्कों में कार्रवाइयां करने के लिए बनाई गई थी, उसके कर्नल हसन सयाद को कत्ल कर दिया गया। इसराइल को शक था कि कर्नल हसन सयाद हिजबुल्लाह को हथियार फराहम करते हैं। मोसाद एजेंट्स के हौसले इस कदर बढ़ गए थे कि उन्हें तेहरान में उनके घर के बाहर बराह रास्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कातिल गायब हो गए और कभी भी ईरानी पुलिस के हाथ नहीं आ सके। इन टारगेट किलिंग्स के साथ मोसाद ने अपने हमलों का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया। अब उसने ईरानी एटमी प्रोग्राम के साथ ईरान के दीगर हथियारों के प्रोग्राम्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ईरानी हुकूमत ये हथियार और ड्रोन्स हिजबुल्लाह और हमास को भेज रही थी, जो यहूदी रियासत को मंजूर नहीं थे। इसलिए मोसाद ने ईरान के हथियारों और ख़ास तौर पर ड्रोन्स के प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 12 फरवरी 2020 के रोज मोसाद ने ईरानी ड्रोन प्रोजेक्ट के खिलाफ एक जबरदस्त हमला किया। इस हमले की खास बात यह थी कि यह हमला भी ड्रोन्स की मदद से किया गया था।
यानी मोसाद के लोग अपने हमलों में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। मई 2022 में तेहरान के करीब पार्चिन फैक्ट्री, जहां ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के पुर्जे बनते थे, वहां दूसरा ड्रोन हमला हुआ। इस ड्रोन हमले में फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह तबाह हो गई। अगले साल ईरान के शहर अस्फहान में भी हथियार तैयार करने वाली एक फैक्ट्री निशाना बनी, लेकिन इस बार ईरानी सिक्योरिटी एहलकार चौकन्ने थे। उन्होंने तमाम इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया और मोसाद का मंसूबा नाकाम बना दिया। फिर 2024 में 5 ईरानी सूबों को गैस सप्लाई करने वाली 2 गैस पाइपलाइंस को कई मकामात पर बम लगाकर तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियां मोसाद के खिलाफ काउंटर इंटेलिजेंस करती रहती हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाइयां बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। ज़ाहिर है मोसाद का तो हर हमला ही कामयाब हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में ईरानी इंटेलिजेंस अब तक ईरान में किसी हाई प्रोफाइल मोसाद एजेंट को हलाक या जिंदा गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मोसाद शायद ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी अपनी घुसपैठ कर चुकी है। शायद इसलिए इसे ईरान की हर कार्रवाई का पहले से ही इल्म हो जाता है और इसके एजेंट्स कभी पकड़े नहीं जाते। फिर भी ईरान वक्तन फवक्तन ऐसे ऐलानात करता रहा है कि उसने इसराइली एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मिसाल के तौर पे 2020 में ईरान में मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले बहुत से लोगों पर खुफिया राज अफशा करने का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा भी कई बार इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर लोगों को क्रेनों से लटका कर फांसियां दी गई। मोसाद के लिए काम करने के इल्जाम में अब तक जो सबसे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई है वो ब्रिगेडियर जनरल अली नसीरी की गिरफ्तारी है। इस अफसर को भी खुफिया मालूमात इसराइल को देने के इल्जाम में पकड़ा गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान के अंदर मोसाद एक नासूर बन चुकी है। ईरानी इदारे मोसाद के एजेंट्स के सामने बज़ाहिर बेबस दिखाई दे रहे हैं। अगर ईरान इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के शिकंजे से निकलना चाहता है तो इसे बरसों तक मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर पर अपने सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत में आला हुदों पर फाइज लोगों की छांटी करना होगी। इन लोगों की नकलो हरकत को चेक करना होगा और ये देखना होगा कि मोसाद किन चोर दरवाजों से अपने एजेंट्स को इन इदारों में दाखिल कर रही है। इसके बाद उन्हें अपने मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों से भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। आज ईरान के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में बलोच कबाइल ईरानी इनकलाबी गार्ड से अलहदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान के शुमाल मगरबी इलाकों में रहने वाली कुर्द आबादी भी ईरानी हुकूमत से खुश नहीं है। तेहरान और इसके इर्द गिर्द कई शहरों में जमहूरियत के हामी लोगों की भी बड़ी तादाद है जो ईरान की इनकलाबी हुकूमत को पसंद नहीं करते। इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि मोसाद के एजेंट्स इन्हीं गिरोहों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि इन्हें ईरानी हुकूमत के खिलाफ भड़का कर अपने साथ मिलाना मोसाद के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए ईरानी हुकूमत के लिए लाजमी है कि वो इन सब लोगों से मामलात ठीक करे, क्योंकि बाहर के दुश्मन लड़ना आसान है लेकिन घर के अंदर छुपे हुए दुश्मन का मुकाबला मुश्किल है।